लेकिन मेरे दिमाग में कभी कभी भी कितनी भी बुरी कंडीशन आई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, मारपीट, गालियाँ गलौज सब कुछ हुआ, लेकिन कभी ये नहीं आया कि हमको रिलेशनशिप को ब्रेक करके आगे बढ़ना है। ये बार मैं सुरती के अलावा कोई नशा नहीं करूँगा। तो बार बार फिर कैसे क्यों आ रहे हैं आप? बार बार दोस्तों के संगत में हाँ। बहकावे में आते हैं। हाँ। घर बड़े घर का लड़का है, लोग बाबू बोल दिया, लोग बाबू फूल गए। अब पैसा कौन देता है आपको? पैसा को कमी नहीं, घर बहुत पैसा है। नशा करके इंसान जब कोई नशा करता है तो खुद को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को भी परेशान कर देता है, उसका पूरा परिवार उससे परेशान हो जाता है। बच्चों का फ्यूचर नहीं है, वाइफ का फ्यूचर नहीं, मतलब फैमिली बर्बाद हो रही है। तो उस घबराहट में मैं और पी लेता था। डिप्रेशन में हम चले गए थे। हमारा लाइफ का 2-3 साल ऐसा गुजरा कि लोगों से बात करना छोड़ दिए थे। मेरे फैमिली में कोई आता था, अगर रिलेटिव कोई आता था तो हम वहाँ पे उसको फेस नहीं कर पाते थे। घर में फंक्शन पड़ता था, शादियाँ पड़ता तो हम बहुत अपने आप को उस समय फील करते थे कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम कैसे जाएँ सामने फेस करें। सिगरेट से बियर पीनी शुरू हुई, फिर बियर से धीरे धीरे उन लोग के साथ रहते रहते फिर विस्की पीनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ही संगत में रहते रहते गांजा पीना शुरू किया। फिर गांजे से और हार्डर खोजते खोजते फिर स्मैक पीने लग गए। एंड अप स्मैक पे किया। चूँकि नेपाल बॉर्डर होने की वजह से ड्रग्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ड्रग्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट्स हैं जो स्मैक लेते हैं, गांजा लेते हैं, भांग लेते हैं। अल्कोहल तो मतलब बहुत सेकेंडरी चीज़ होती है, नॉर्मल। खाते हो? हाँ। स्मैक भी? और कौन सा नशा करते हो? गोली भी खाते हो? हाँ। इंजेक्शन भी लगाते हो? हाँ। और कोई नशा है जो नहीं करते हो? करते हैं। सबसे पहले आप स्वीकार करिए कि आप नशा करते हैं। हम मानेंगे तब तो हम छोड़ेंगे। जब हम मानेंगे नहीं हम नशा नहीं करते तो हम छोड़ेंगे कैसे? तो हमारा पहला स्टेप ही स्वीकार करना। लेकिन करते थे? मैं किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता था। और मेरी उम्र 77 साल हो गई है। मैं टेलीफोन विभाग BSNL में 40 साल नौकरी के लड़का भेजा है। किस लिए? अब पता नहीं, हम तो यही नहीं जानते हैं किस लिए हमको भेजा है। कहते हैं इफ़ यू वांट द चेंज बी द चेंज। और एक ऐसा ही सुनहरा चेंज आया गोरखपुर में एक महिला के घर में, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने पति की ज़िंदगी बचाई। और ना सिर्फ पति की ज़िंदगी बचाई बल्कि पूर्वांचल को एक नया दिशा भी दिखाई। वो दिशा थी सूरज की। कायना दिखाया था कि अगर मैं बदल सकती हूँ तो आपके घर में भी बहुत कुछ बदल सकता है। बचपन से एक कहानी सुनी थी कि सावित्री ने कैसे यमराज से अपने पति की जान बचाई थी। ऐसी ही एक महिला हमारे और आपके घर में है। जब 2014 1 मार्च को एक नया सूरज जगा था गोरखपुर में। बात कर रही हूँ पूनम सिंह की। उनकी कहानी जानेंगे, कहानी क्यों हुई ये भी जानेंगे और मिलवाएंगे उन तमाम लोगों से जिनकी ज़िंदगियाँ आज एक सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई हैं। पूनम मैम, बहुत स्वागत है आपका। सवाल मन में आता है जब मैं कहती हूँ बचपन से कहानियाँ सुनते हैं हम सावित्री की, जिन्होंने यमराज से अपने पति की ज़िंदगी बचाई थी। शुद्धिकरण ये नाम मन में आता है। पूरा पूर्वांचल आपको न सिर्फ देख रहा है बल्कि आपके पद चिन्हों पे चल भी रहा है। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? थैंक यू यशस्वी, थैंक यू NB की टीम, NB भारत की पूरी टीम। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी जब हुई और जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो फिर वहाँ मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड नशा करते हैं। तो मेरी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई, क्योंकि नशा अपने आप में एक बहुत ही बुरी चीज़ है। और नशा करके इंसान जब कोई नशा करता है तो खुद को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को भी परेशान कर देता है, उसका पूरा परिवार उससे परेशान हो जाता है। और जब हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड नशा करते हैं तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह थी। और उस समय सारे रास्ते जो सुनहरे रास्ते थे वो सारे रास्ते मेरे लिए बहुत मुश्किल के रास्ते हो गए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। एक इंसान जो नशा कर रहा है उसके साथ रहना और उसके साथ सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब हम देखें चीज़ों को तो उस समय अबाक समय कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने कोशिश की उनको समझाने की, उनको सही रास्ते पे लाने की, लेकिन आदमी जब नशा करता है तो उससे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। बात करके उनको समझाया नहीं जा सकता है। फिर हमने देखा कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, सही नहीं हो पा रही हैं, स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। तब हमने अपने हस्बैंड को रिहैब में डालने का एक निर्णय लिया और हमने उनको रिहैब में डाला। वहाँ वो रहें, बहुत अच्छे से रहें। कुछ दिन के बाद वो वापस आए, अच्छे से थे। थोड़े दिन बाद फिर सिचुएशंस सर्वसहमति से रिहैब का ये सॉल्यूशन आपने निकाला था? हस्बैंड की भी सहमति थी, परिवार की भी सहमति थी?
परिवार की सहमति थी, लेकिन हस्बैंड की सहमति नहीं थी, क्योंकि एक नशा करने वाला व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ उसका नशा छूट जाए, उसका पूरा जो है एक इन्वायरमेंट ही अलग हो जाए। तो उनकी सहमति नहीं थी, लेकिन परिवार की सहमति थी। उसके बाद फिर जो है वहाँ से वो वापस आए, कुछ दिन ठीक रहे, सारी चीज़ें अच्छी चली, फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है वैसी होने लगी। फिर ये चीज़ें रेपिटिवली होती रहीं, तो फिर हमने इसका एक रास्ता निकालने का सोचा। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम एक रिहैब खोलें और हम दोनों मिलके उसको करें। और चूँकि एक व्यक्ति जो खुद उस तकलीफ़ से गुजरा है, जब वो उस काम को करता है तो उसको हर उसकी बारीकियों को पता होता है, और हम दोनों उस चीज़ से पीड़ित थे। वो नशा करते थे और हम उनके साथ रहते थे। फिर हमने जो है गोरखपुर में रिहैब सेंटर डालने का सोचा। उस समय पूर्वांचल में रिहैब को बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लोग इस नशा मुक्ति केंद्र, रिहैब सेंटर की चीज़ों से बिल्कुल अवगत नहीं थे, और नशा चरम पे था। हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति नशे से पीड़ित था। जब हम इस फील्ड में आए, जब हमने फील्ड वर्क करना स्टार्ट किया, तो देखा कि ये परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। गोरखपुर में चूँकि नेपाल बॉर्डर होने की वजह से ड्रग्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ड्रग्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट्स हैं जो स्मैक लेते हैं, गांजा लेते हैं, भांग लेते हैं। अल्कोहल तो मतलब बहुत सेकेंडरी चीज़ होती है, नॉर्मल चीज़ बहुत बड़े, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। जब हम इस फील्ड में आए, जब काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं और इसके कितने दुष्प्रभाव होते हैं। फिर हमने बड़ी संघर्ष करके बड़े मुश्किल से इस सेंटर की स्थापना की। उसके बाद मेरे हस्बैंड वहाँ से आए और वो मेरे साथ इस काम में लगे। और मेरे जैसा कहा जाता है कि इंसान ने जैसा एक प्रारूप सोचा, वैसा ही चीज़ें वैसी हो गई। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ से आने के बाद, रिहैब से आने के बाद, जब वो हमारे सेंटर में इनके, तब तक हमने थोड़ा बहुत सेंटर को स्टार्ट किया था, एक लेवल तक ले गए थे। वो आए और मेरे साथ मिलके उन्होंने अपने आप को बदल के समाज को दिखा दिया कि इंसान नशा छोड़ सकता है, और नशा छोड़ के एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। सालों से नशा कर रहे थे आपके हस्बैंड? लगभग 25 साल। 25 सालों से नशा कर रहे हैं। अपने जीवन का 25 साल उन्होंने नशे में बिताया है, और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है वो। और आप कभी उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि वो अगर नशा करते थे तब तो बहुत ख़राब थे लोग, उनसे लोगों की बहुत कंप्लेंट्स थी उनसे, सबसे बहुत मिसबिहेव करना, कुछ भी करना। लेकिन जब नशा उन्होंने छोड़ दिया तो उनका एक जो पर्सनालिटी वो बहुत अच्छी है। और गोरखपुर के चूँकि बाबू बंदूक सिंह के ख़ानदान से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो हर व्यक्ति जानता था उनको, ये भी जानता था कि चंचल बहुत नशा करता है, बहुत बड़ा नशेड़ी है। लेकिन जब वो सुधरे और जब उनका नाम आया शुद्धिकरण के साथ, तो लोगों को में ये विश्वास जागा कि जब चंचल नशा छोड़ सकता है तो कोई भी छोड़ सकता है। यहाँ पे गोरखपुर में शायद ही कोई ऐसा इंसान था जो इनकी फैमिली को, इनको नहीं जानता था। तो लोगों को ने जब पोस्टर हमारे गोरखपुर में लगे नशा मुक्ति केंद्र, तो इनकी फ़ोटो लगी होती थी, तो उनको फ़ोटो देख के लोग, अरे ये तो चंचल है, ये नशा मुक्ति केंद्र चला रहे, तो खुद करता था, इसने छोड़ दिया। तो एक मिसाल लोगों के लिए हो। कॉलेज सब यहीं से हुआ है, तो हम लोगों के लिए ये जगह ज़्यादा कंफर्टेबल थी। फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ पर हमें स्वतंत्रता थी, हम अपने डिसीज़न ले सकते थे। फिर हमने यहाँ पर आके जॉब किया स्कूल में, चूँकि हम पहले टीचर थे। फिर वापस आकर हमने अपनी जॉब को फिर से स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। मेरे दिमाग में आया कि हमें रिहैब डालना चाहिए। फिर हमने उस पर पूरा वर्क किया। 1 साल तो पूरा हमने पेपर वर्क किया, फील्ड वर्क किया। उसके बाद चीज़ों को समझा, रिहैब में जाके काम किया कि कैसे चीज़ों को करना है। उसके बाद फिर आकर हमने स्टार्टिंग की। उसमें भी बहुत संघर्ष हुआ। स्टाफ नहीं मिलते थे शुरू में कि इन लोगों को हैंडल करने के लिए किसके किया जाए। उसके बाद फिर पेशेंट्स को समझना, किसी के यहाँ के लोगों को रिहैब का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, उनको बताना कि हम ऐसे पेशेंट को लाकर बंद करके रखा जा सकता, उनको काउंसिल करके, उनको समझा बुझा के नशे से दूर कराया जा सकता। लोग उसको समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे पेशेंट्स मेरे पास आने लगे, परिवार को जब वो कंफर्ट मिलने लगा, पेशेंट जब यहाँ से जाता था घर पे, उसका बिहेवियर, उसका फिजिक्स, उसकी चीज़ें चेंज होने लगी, तो धीरे धीरे करके चीज़ें फैलने लगी। लोग जानने लगे कि हाँ एक सेंटर है जहाँ पर हम डाल सकते हैं। गोरखपुर में फिर हम घर घर जाते थे, डोर टू डोर। जैसे एक पेशेंट एडिक्ट पर्सन हमको मिला तो हम उससे पूछते थे कि आप किसके साथ पीते थे, आपके साथ कौन कौन था, तो उन लोगों का नाम लिस्ट करके उनके घर जाते थे। तो ये टॉपिक ऐसा होता है कि फैमिली बात करना नहीं चाहती थी, तो परिवार वाले जल्दी ज़्यादा दरवाज़ा बंद कर दें, हमारे घर में कोई नहीं नशा करता है। फिर किसी तरह से बातचीत करके अंदर जाके उनको समझाते थे, डोर टू डोर कन्विंसिंग की। फिर धीरे धीरे एक पेशेंट से 2, 3, 4 फिर ऐसे करके बढ़ते गए। आज कितने लोग हैं?
आज मेरे पास 400 पेशेंट हैं और पूर्वांचल में कोई ऐसा सेंटर नहीं है जिसके पास 400 पेशेंट हैं। और हमारे पेशेंट सबसे बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं और हमारे पास बहुत दूर दूर से, पूरे बिहार से पेशेंट आते हैं, बनारस से, लखनऊ के पहले गोंडा, सारे एरिया से हमारे पास पेशेंट आते हैं और माउथ कन्विंसिंग से लोग ठीक होते हैं। एक को देख के 10 लोग आते हैं कि उनका बच्चा ठीक हो गया तो हमें वहाँ जाना चाहिए। और हम लोग भी लोगों की बहुत मदद करते हैं। जैसे हमारे वहाँ चार्जेस हैं पर पेशेंट, क्योंकि हम अगर पेशेंट को रखेंगे, उनको खाना है, पीना है, ट्रीटमेंट है, तो एक पर्टिकुलर चार्ज होता है जो लेना ही होता है, बिना उसके चलेंगे नहीं चीज़ें। लेकिन हमारे सेंटर में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। अगर पेशेंट गरीब आता है तो हम उसका फ्री में भी ट्रीटमेंट करते हैं, फीस कम करके करते हैं। जैसी पेशेंट के घर वालों की कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड भी इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका भी बहुत, मतलब दो लोगों की सेवा करने का भाव उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन जितना मैं आपको सुन रही हूँ, जब अगर मैं इन बातों का तोड़ निकालूँ तो बार बार मुझे ये समझ आता है सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं कर सकती हूँ, मैंने किया, सीखा, होता है, सब कुछ आसान है, सब कुछ सीखा जा सकता है। ये मैं आपकी बातों का निचोड़ निकाल रही हूँ अब तक। लेकिन इस स्ट्रॉन्गनेस में मैं फिर वहीं पहुंचूंगी। इस स्ट्रॉन्ग में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत कीजिए तभी आप बाहर कुछ और कर सकती हैं। ये वो दौर है हिंदुस्तान में जहाँ पर कहते हैं कि पति को अगर महिला समझाती है तो वो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आ जाता है। खासकर अगर इस नशे की भी बात करूँ तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आपके हस्बैंड में थी कि नहीं? क्या नकारा पहले कि अरे तुम गलत बोल रही हो या मेरे को तुम बेकार समझती हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया कि नहीं? बिल्कुल। एक एडिक्ट का जो बिहेवियर होता है ना, वो कॉमन होता है। सबके अंदर वही कॉमन बिहेवियर्स होते हैं। कोई भी एडिक्ट दूसरे से डिफरेंट नहीं होता है अपने एडिक्टिव बिहेवियर में। वो सबके अंदर होता है कि स्वीकार नहीं करना, अपनी बात के आगे दूसरे की बात को नहीं समझना, अपने हिसाब से चीज़ों को समझना, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करना है कि हम नशा कर रहे हैं या हम गलत हैं। वो चीज़ समझाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहला जो हमारा जो स्टेप होता है, हमारा जो सेंटर है वो ट्रीटमेंट वो 12 स्टेप पे वर्क करता है। तो 12 स्टेप का हमारा जो पहला स्टेप ही है वो स्वीकार करने का है कि सबसे पहले आप स्वीकार करिए कि आप नशा करते हैं। हम मानेंगे तब तो हम छोड़ेंगे, जब हम मानेंगे नहीं हम नशा नहीं करते तो हम छोड़ेंगे कैसे? तो हमारा पहला स्टेप ही स्वीकार करना। लेकिन उसको एक्सेप्ट कराने में बहुत टाइम लगता है, उसको समझाना ये चीज़ कि आप नशा कर रहे हो, आपके इस नशे से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बहुत टफ होता है। आप समझाओ, अगर आप पेशेंट नशे में है और आप उससे ये बात बताओ तो वो भड़क जाएगा। आप पूरी कोशिश करेगा कि आपको किस तरह से हम झूठा ठहरा दें। तो वो चीज़ों का तो सामना करना ही करना पड़ता है और मैंने भी किया था। जब उनको कोई चीज़ समझाओ तो बिल्कुल वो मानने को तैयार नहीं होते थे, एकदम एग्रेसिव हो जाते थे, चिल्लाने लगते थे, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते थे। तो मेरे बस का ही नहीं था समझाना। तो इसलिए रिहैब में गए, वहाँ समझे, वहाँ समझ के जब बाहर आए तो फिर चीज़ों को। लड़ाई झगड़ा कभी किस लेवल पर गया है? आखिरी लेवल लड़ाई झगड़े का क्या रहा? मारपीट तक चीज़ें गई हैं। हाँ। मतलब ऐसा हो जाता था कि हाथापाई तक चीज़ें चली जाती थी। हाँ। तो क्योंकि इंसान एग्रेसिव हो जाता है, सामने वाला एग्रेसिव है, बोल रहा है, तो फिर जो दूसरा अपोजिट पार्टी है वो उसको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो पहले बातें विवाद से शुरू होती हैं, फिर वो हाथापाई तक चली जाती थी। ऐसा अक्सर जब आपसे मिलने से पहले मैंने कई रिसर्च वगैरह भी किया, बहुत सारे लोगों ने से बात हुई मेरी, क्योंकि हफ्ते भर से मैं सोच रही थी कि आप जैसे पर्सनैलिटी को कैमरे पे आना ही चाहिए। हालांकि आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ कि गोरखपुर का वो आईना दिखाने जा रही हूँ जो शायद सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। लोगों ने कहा, खासकर महिलाओं ने कहा कि वो एक तो मर्द फैक्टर आ जाता है, महिला को कम समझते हैं कि ये तो नहीं सिखा सकती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मार लड़ाई झगड़े के बाद जब वो नशा उतरता है तो फिर माफिया भी होती हैं कि अब नहीं होगा, एक बार चांस दे दो। तो इस बाइपोलर डिसऑर्डर को कैसे सही किया जाए? किस तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल किया जाए आपके दिमाग में? क्योंकि 27 साल की महिला, आपके लिए भी डिप्रेसिव फेज रहा होगा। मैं खुद डिप्रेशन में हम चले गए थे। हमारा लाइफ का 2-3 साल ऐसा गुजरा कि लोगों से बात करना छोड़ दिए थे। मेरे फैमिली में कोई आता था, अगर रिलेटिव कोई आता था तो हम वहाँ पे उसको फेस नहीं कर पाते थे। घर में फंक्शन पड़ता था, शादियाँ पड़ता, तो हम बहुत अपने आप को उस समय फील करते थे कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम कैसे जाएँ सामने फेस करें। हाँ, सफ़र करती है। और एक पर्सन, जो भी इंसान नशा करता है, जब उसका नशा उतरता है तो सबसे पहले उसको फील होता है कि उसने गलत किया। उसको सारी चीज़ें अपने याद आती
आती, उसको ये रियलाइज़ होता है कि हमने लास्ट नाइट जो किया वो गलत था, गलत बोला किसी को, गलत किसी के साथ मिसबिहेव किया, तो उसको रियलाइज़ होता है। लेकिन वो तब तक ही होता है जब तक कि वो अपने नशे को ले ना ले, में चला आता है। तो वो थोड़ी देर का रियलाइजेशन होता है, उसके ज़िंदगी से उस रियलाइजेशन का उसके रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है। वो बस एक थोड़े टाइम का होता है कि वो इसकी हाथ पैर जोड़ा, माफ़ी मांगा, माफ़ कर दो, अब नहीं होगा, ये लास्ट था, ये गलती हो गई। उसके बाद जब उसका नशे का टाइम आता है, बॉडी में क्रेविंग होती है, वो इंसान दोबारा से नशा करता है, फिर उसी फेज़ में आता है। तो ये रिपीटेबली होती रहती है चीज़ें जब तक कि इंसान नशे को छोड़ ना दे पूरी तरह से। फिर फैमिली बढ़ती है, बच्चे आपके हैं, किस तरीके से बच्चों पे बुरा माहौल पड़ा और क्या नशा में होने पे, क्योंकि महिला तो सफ़र कर रही थी, जो पार्टनर हैं वो शायद वो सफ़र करते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी करते हैं, लेकिन जब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बच्चे कैसे सफ़र करते हैं? क्या उनका मेंटली भी कुछ दिक्कत होता है, इशू आता है, या उनको भी फिजिकली भी मारपीट का सामना करना पड़ता है? हम बच्चों को तो फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हम दोनों से जुड़े होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप से इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनका सोना उठना, खाना पीना, हर चीज़ जो होता है ना, वो माँ बाप से ही जुड़ा होता है। माँ बाप जब परेशान है तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट बच्चे पे आता ही आता है। जो मेरा बच्चा भी छोटा था उस टाइम, तो वो भी चीज़ों को देख के डर जाता था, सहम जाता था। तो वो चीज़ें आज भी कभी कभी उसके बिहेवियर में पता चल जाती है कि बचपन में चीज़ें उसके साथ हुई हैं, तो वो चीज़ें उसके बिहेवियर में दिखती हैं। आज भी मेरे 2 बच्चे हैं और छोटे वाले में और बड़े वाले में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि उसने देखा है, सब कुछ फेस किया है, उसके दिमाग में चीज़ें हैं, और छोटे वाले ने सब कुछ हैप्पी सा देखा है। तो दोनों के में चेंजेस तो आते हैं। बात होती है कभी बच्चे से उस बारे में? इस बारे में कोई बात नहीं होती। अच्छा, अब कहते हैं महिलाएं अपने साथ तो शायद बर्दाश्त भी कर लेंगी, लेकिन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो बच्चे जब सफ़र करते हैं तो शायद वो टॉलरेशन का लेवल कम हो जाता है। आपको कभी हारा हुआ मोमेंट कि अब नहीं हो पाएगा, चाहे रिहैब जाओ ना जाओ, ठीक हो चाहे ना हो, ये शुद्धिकरण खोलने से पहले का पूछ रही हूँ? नहीं, मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर, ये कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि हमको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, ये कभी नहीं। क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाइयाँ आज भी होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आज भी अगर हमें परेशानी किसी चीज़ को हो जाए तो उनको परेशान हो जाते हैं, उन्हें परेशानी हो जाए तो हम परेशान होते हैं। इसके बावजूद भी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, बहुत लड़ाई होती है, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और कभी मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि हमको इस रिलेशनशिप से, हमको कहा भी गया, मेरे फादर ने हमको खुला बोला था कि तुम छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। एकदम ये मेरी बात मेरी पूरी फैमिली जानती है कि मेरे फादर का फुल सपोर्ट था कि नहीं, अब तुमको उस इंसान के साथ नहीं रहना है, तुम छोड़ो और हम दूसरा रास्ता देखेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में कभी भी कितनी भी बुरी कंडीशन आई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, मारपीट, गालियाँ गलौज, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी ये नहीं आया कि हमको रिलेशनशिप को ब्रेक करके आगे बढ़ना है, ये कभी नहीं आया। कहते हैं महिलाएं घर जोड़ना जानती हैं, तोड़ना शायद बहुत कम परसेंटेज होगा जो तोड़ पाती हूँ। महिलाएं हमेशा जोड़ती हैं, और जोड़ने का खास और एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल आप पूनम सिंह के चेहरे की मुस्कुराहट में देख सकते हैं। पूरी किताब है मेरे पास इनकी, बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इनके सेंटर में मैं मौजूद हूँ, कुछ जो अनकही कहानियाँ हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 1 मार्च भी आ रहा है और इनके ज़िंदगी का नया सूरज जगा था 1 मार्च को। वहाँ पर भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी इस शुद्धिकरण में शुद्ध हो रही है। आपका कौन सा नशा करते थे आप? स्मैक पीता हूँ। और भी कोई नशा करते थे? नहीं, स्मैक पीता हूँ, ओकेजनली कभी ड्रिंक भी कर लेता हूँ, विस्की या स्कॉच। तो क्या स्मैक रोज पीते थे? अपनी पूरी कहानी बताइए, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कैसे यहाँ आए, पूरी कहानी बहुत लंबी है, आप बताइए, शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में स्कूल टाइम्स में स्मोकिंग शुरू की, सिगरेट पीनी। सिगरेट देख के जैसे ये लगा कि मैच्योर होना, एक सिगरेट पीना जैसे मैच्योरिटी की निशानी है, लोग बड़े होते हैं तो सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट से शुरुआत हुई। फिर जैसे कि मैं ICSE बोर्ड में पढ़ता था, तो वहाँ टीचर को पता लग गया, तो मुझे वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेशन के बाद उन्होंने कहा पेरेंट्स को बुला के लाओ, तो मैं घर से एस्केप कर दिया, मैंने भाग गया मैं घर से। फिर किसी तरह मेरे घर वालों ने मुझे खोज निकाला 1 महीने बाद। फिर मैं आया तो फिर उन्होंने मुझे डांटा वाटा नहीं, कहा कि इसको डांटे वाटेंगे नहीं, पहले ही भाग गया है घर से। फिर वापस आया तो फिर उस स्कूल से तो निकल गया था मैं।
तो उन्होंने कहा कि इसका आगे का कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है, तो बाबा ने कहा कि पढ़ाई इसकी बंद कर देते हैं। लेकिन मम्मा ने कहा कि नहीं, पढ़ाई बिल्कुल तो नहीं बंद करेंगे। उन्होंने दूसरे यूपी बोर्ड स्कूल में डाल दिया, तो थोड़ा चैलेंजिंग था। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े थे और यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम पढ़ाई होती है, तो थोड़ा टीचर जो थे वो सार्केज़म करते थे, पास करते थे, व्यंग देते थे कि देखिए अंग्रेज चले गए, ये इनको छोड़ के गए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं पीछे से निकलने लग गया क्लासेस में से, बाहर जाके सिगरेट पीता था। तो कुछ और भी बच्चे थे मेरे जैसे जो क्लास नहीं अटेंड करते थे, तो फिर उन लोगों के साथ ग्रुपिंग होनी शुरू हो गई। तो वहाँ पता लगा कि वो सब अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं, बियर पीते हैं। तो फिर सिगरेट से बियर पीनी शुरू हुई, फिर बियर से धीरे धीरे उन लोग के साथ रहते रहते फिर विस्की पीनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ही संगत में रहते रहते गांजा पीना शुरू किया। फिर गांजे से और हार्डर खोजते खोजते फिर स्मैक पीने लग गए। एंड अप स्मैक पे किया। कभी कभार जैसे रेव पार्टीज़ में एलएसडी भी ट्राई की है। अब जैसे अब फैमिली हो गई है मेरी, तो बच्चे हैं, 2 वाइफ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों के साथ हो, और कोई ये कहे कि हाँ मेरे बच्चों का फ्यूचर मेरी वजह से स्पॉइल नहीं होना चाहिए। पीने के बाद कैसा होता था? या बॉडी एक पेन होता था या कांपना होता था? कैसे पता चलता था? घर वालों को कितना नशा किया आपने? घर वालों को शायद नहीं पता चल पाता था, क्योंकि नशा करने के बाद बॉडी एक्साइट हो जाती है, नर्व्स जो होती हैं, खून का प्रवाह तेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। जैसे देख रहा हूँ कि आपके हाथ में कट्स हैं, तो क्या ये इंजेक्शन लगाते थे, क्या करते? नहीं, ये कट्स नहीं है, ये सिगरेट से जैसे तो वो सिगरेट हाथ पे क्यों आप स्कूल टाइम में क्रश था लड़की से, तो उसका नाम लिखने की कोशिश में। ये सब नशा करके ये सब याद आता था कि होश में? हाँ, ये तो नशा करके ही किया था। नशा करके किया? जी ठीक है। 10 साल। कौन कौन सा नशा करते हो? दारू गुटखा कितना गांजा पीते हो एक दिन में? रोज पीते हैं। कितना? वाइटनर भी लगाते हो? हाँ स्मैक भी? और कौन सा नशा करते हो? गोली भी खाते हो? हाँ इंजेक्शन भी लगाते हो? हाँ और कोई नशा है जो नहीं करते हो? करते हैं। कौन सा? बताओ बेटा, बताओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 10 साल। और कितने साल से नशा कर रहे हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल? कितना दिन हो गया नशा करते हुए? दारू पीते कितना दिन हो गया? रोज पीते हैं। कितने दिन से पी रहे हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल? 3 साल। 3 साल से पी रहे हो? पहली बार जब मैंने नशा किया तो मैं उस समय मैं 27 साल का था। 27 साल की उम्र में कौन सा वो दिन था, बताएंगे? शादी थी, पार्टी थी, क्या क्या पिया था आपने? नहीं, शादी पार्टी नहीं था, दोस्तों के साथ एक होता है ना किसी चीज़ को लेके कि आदमी जानना चाहता है क्या होता है, नशा कैसे होता है। पहला नशा क्या था? अल्कोहल ही था, मेरा अल्कोहल ही है। अच्छा, आप किस किस चीज़ का नशा करते हैं? नहीं, अभी तो कोई नशा नहीं करता हूँ, नहीं, अभी अल्कोहल ही है मेरा। अल्कोहल ही। टबैको एक दिन में कितना पीते थे? कभी हाफ पी लेता था, कभी हाफ के साथ क्वार्टर भी पी लेता था। शादी हो गई आपकी? जी मैम। पीने के बाद जो है आपको लगता था कि आपने कुछ गलत किया है? नहीं, पीने के बाद भी लगता था। जब नशा उतर जाता था तो और ज़्यादा फील होता था। हाँ। और उससे मुझे घबराहट होती थी कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का फ्यूचर नहीं है, वाइफ का फ्यूचर नहीं, मतलब फैमिली बर्बाद हो रही है। तो उस घबराहट में मैं और पी लेता था। अच्छा, ये भी एक रीज़न था मेरे पीने का। अपने को जब आप गिल्टी फील करते थे तो आप और ज़्यादा पी लेते? मैम, गिल्टी में ही मैं ज़्यादा, मुझे लगता है कि मैं एडिक्ट गिल्टी की वजह से ही हुआ। आपको लगता है कि आपकी वजह से आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली बहुत सफ़र किए हैं? लगता नहीं, एकदम डैम श्योर हूँ कि बहुत सफ़र की मेरी वाइफ। बच्चे तो अभी छोटे हैं, लेकिन वाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र की। अभी शुद्धिकरण नशा मुक्ति में कितने टाइम से हैं? मुझे 4.5 महीने हो गए। 4.5 महीने में अब आपको लगता है जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल होंगे? हाँ, लगता भी है, और मैं पूरी कोशिश भी करूँगा। लगने को तो सबको लगता है, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और यहाँ पे मैंने 4.5 महीने में सर हैं, काउंसलर सर हैं, मैम हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हैं जो मैं जान नहीं पाया। नशे में आदमी कुछ सोच समझ तो पाता नहीं है मैम। अभी मैं जब 4.5 महीने से नशे से दूर हूँ, कुछ अपने आप को भी टाइम देता हूँ, कुछ सर लोग भी बोलते हैं, तो मुझे सोचने समझने का एक शक्ति मेरे अंदर आता गया और मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं हमेशा फॉलो करूँ। शुद्धिकरण का किचन देख रहे हैं आप, और यहाँ पर लगभग मुझे लगता है 4-5-6 हज़ार रोटियाँ रोज़ बनती हैं। हाँ, डेली बनती हैं। और ये सारी जो किचन जो है वो हमारे जो पेशेंट है वही इसमें काम करते हैं, बाहर से कोई स्टाफ नहीं आता है। और ये भी हमारे ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि ये लोग नशा करके खाना फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं, तो इनको ये रियलाइज़ कराते हैं कि ये रोटियां कैसे बनती हैं, सब्जी कैसे बनता है। तो ये किचन में काम करके इनको ये चीज़ तो महसूस होता है कि खाना बनता कैसे है। थोड़ा सा और आगे आइए ज़रा, ये देखिए इतनी गोल रोटियाँ, शायद ही महिलाएं भी शायद गोल रोटियाँ ना बना पाए। मुस्कुराहट जारी है। मैं उधर आ जाऊँ? हाँ, अच्छा ये बताइए, खाना बनाना पहले से आता था? थोड़ा सा बहुत आता था। ये गोल रोटियां बनाने यहीं पे सीखी शुद्धिकरण में ही? लगातार बनाते बनाते हैबिट हो गई। अब घर जाके बनाया करेंगे वाइफ के लिए? बिल्कुल बनाएंगे। कब से हैं यहाँ पे? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। किस चीज़ के नशे के लिए आए थे? अल्कोहल के नशे के लिए आए थे। इससे पहले घर पे कभी खाना बनाते थे? बहुत पहले बनाया करते थे। हाँ। जी, छोटे थे जब। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ रोटियां बनाते हैं और कुछ भी चीज़ की ड्यूटी लगती है? क्या क्या सीख लिए हैं किचन में? रोटी बनाना, सब्जी, दाल वगैरह, चावल वगैरह बनाना सीख गए हैं। अच्छा जी। देख रहे हैं, ये शुद्धिकरण ना सिर्फ शुद्धिकरण है, बल्कि आपकी ज़िंदगी की जो रोज़ की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको भी। चाय देखिए, हिंदुस्तान में चाय के कितने दीवाने हैं, और यहाँ पे चाय बन रही है। ये बताइए, चाय बनानी आती थी आपको? जी मैम, आती थी पहले से। यहाँ पे आज आपकी ड्यूटी है चाय की। जी। किस एडिक्शन के लिए यहाँ पे हैं? अल्कोहल में। कब से हैं? हो गया 2 महीने। 2 महीने हो गए। अच्छा, आप घर जाएंगे तो चाय बनाएंगे? ये देखिए स्क्रीन पे आप वादा करके जा रहे हैं घर पे। जी, हम चाय बनाएंगे। चाय किसको पिलाएंगे? घर वालों को पिलाएंगे, फैमिली को। इससे पहले बनाते थे? जी। चाय बनाते थे घर पे? अच्छा, तो किचन में अब जाना आपका रोज़ होगा। जी। थोड़ा सा और इधर आइए। फ्रूट्स, ये देखिए बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं। ये आपका क्या नाम होगा? विकास राय। कब से हैं यहाँ पे? 4 महीने से। 4 महीने। किस एडिक्शन के लिए आए हैं? गांजा दारू। गांजा और दारू के लिए आए हैं। मैं बैठ जाऊँ? अच्छा, ये बताइए, क्या क्या बना लेते हैं? मैम, जो भी मिले वो बना लेते हैं। सब बना लेते हैं? खाना बना लेते हैं, पूरा खाना? जी मैम। अच्छा, घर पे शादी वादी होगी? जी मैम। शादी हो गई है जी। अब घर जाके बनाएंगे? जी मैम। अच्छा, बनाते कैसा है ये भी सवाल है कि खाना तो बन रहा है, लेकिन खाना लगता कैसा है टेस्ट में, ये भी देखना होगा। कुछ टेस्ट करा दीजिए एनबी भारत की इस टीम में को, आज आपके किचन में मौजूद है। कहते हैं किचन में अगर आ जाए कोई तो किचन वालों को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते। ये देखिए, यहाँ पे ये आप पम्पकिन देखेंगे, कोहड़ा कट रहा है। आज इसकी सब्जी बनेगी? जी मैम। जी मैम। आज इसकी सब्जी बनेगी। आप कब से हैं यहाँ पे? मैम, 3 महीना होने वाला है। 3 महीना होने वाला है। कहाँ के हैं? बिहार। बिहार से आए? इतनी दूर से? किस चीज़ का नशा करते थे? स्मैक मैम। स्मैक करते थे। तो अभी 3 महीने से तो अब नहीं पी रहे होंगे आप? नहीं मैम। तो अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है मैम। बदलाव लग रहा है? जी मैम। बदलना है? जी मैम। अब यहाँ से निकलेंगे तो नहीं ना पिएंगे? नहीं मैम। पक्का? सही मैम, कभी भी नहीं पिएंगे। हाँ। कभी भी नहीं। यहाँ पे कौन छोड़ के गया? पापा मेरे। पापा छोड़ के गए। तो लग रहा है पापा ने सही काम किया? जी मैम। आपको क्या, आपका कितने दिन से है यहाँ पे? 4था महीना चल रहा है। 4था महीना चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्या बदलाव नज़र आ रहा है अब यहाँ 4 महीने में आपको? बदलाव मेरे को ये है कि पहले नशे से जो है पीड़ित थे, तो दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, वो अब ठीक महसूस हो रहा है। क्या नशा करते थे? गांजा, भांग, दारू सब करते थे। कितने सालों से? बहुत कम उम्र में। बहुत कम उम्र से शुरू? 12 साल की उम्र से। 12 साल की उम्र से शुरू किए थे। अच्छा, ये बताइए, देखिए खाना भी आ गया है। ये पहले बताइए कि बनाया किसने किसने है? ये रसोइया भी आए सामने, हम लोग ऐसे रसोइया भी आए भाई, अप्रिसिएशन मिलेगा। कौन क्या बना रहा है? हाँ, ये बताइए, रोटी किसने बनाई है? रोटी उन्होंने बनाई जिससे बात हुई? हाँ, अच्छा, इधर आ जाइए। आपने क्या बनाया है? सब्जी बनाया है। हाँ, आप कितने समय से हैं यहाँ पे? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। किस चीज़ के नशे के लिए आए थे? स्मैक के नशे के लिए आए थे। तो सब्जी बनाया है कभी? बनाते थे पहले? और ये वाली सब्जी आपकी है? किस चीज़ की सब्जी है ये? सब नहीं बनाता। सब आप बनाते हैं? कौन कौन सा?
बटाटे का सब्जी, दाल, हाँ वो पत्ते गोभी, हाँ। पनीर है। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब नशा करते थे किस चीज़ का नशा करते थे आप? स्मैक का नशा। तो फिर सोचे थे कि कभी सब्जी वब्जी भी बनाऊंगा? नहीं मैम, सोचा नहीं था, मगर कभी कभी बनाते थे घर पे खाने पीने के लिए। अब अच्छा लग रहा है बना के? जी कुछ मैम, बदलाव नजर आ रहा है? बहुत बदलाव नजर यहाँ आ पे शुद्धिकरण में? जी मैम। अच्छा ये बताइए, ओनर यहाँ पे पूनम सिंह जो है, उनके बारे में क्या कहेंगे? कुछ आपको आपकी ज़िंदगी कुछ अच्छे तरफ बदली है इस शुद्धिकरण से? बहुत बदल गया। अब इसके बाद निकलेंगे तो कब नहीं ना पियेंगे? नहीं मैम। हाँ नहीं। बहुत अच्छी सब्जी है, ऐसे तो बहुत कम लोग बना पाते हैं, आपके पास टैलेंट है। बताइए। अच्छा ये बताइए, ये दाल किसने बनाई है? नहीं मैम। आपने बनाई है? या आज आपकी ड्यूटी है या रोज़ बनाते हैं? रोज़ आप बनाते हैं। आप ये 3 तरह की सब्जी है, और ऐसी कोई सब्जी नहीं होगी जो हिंदुस्तानी लोगों को पसंद ना आए। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि नमक बराबर है, मसाले बराबर हैं, हर कोई ये खाना खा सकता है। लेकिन कहते हैं ज़िंदगियाँ बदलने के लिए बदलाव की ज़रूरत होती है, और बहुत कुछ शुद्धिकरण में अब बदल रहा है। बहुत नहीं दोपहर तो दिक्कत है नहीं, पिकअप पे गए थे 10:30 बजे चाय ठीक है, सारी चीज़ें उपलब्ध करा। अच्छा लोग टिब्रवाल। अच्छा ये बताइए, कब से? पटना। पटना से आए हैं? फ्रॉम पटना। कितना समय हो गया यहाँ पे? 13वां महीना है, लास्ट है। 13वां महीना, लास्ट महीना है, चल रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, किस नशे के लिए आए हैं? बता तो रहा हूँ, लोग टिब्रवाल फ्रॉम पटना, एजुकेशन 5 क्लास, एडिक्शन लिकर। हाँ, लिकर पीते थे जी। और कोई नशा? कोई नशा नहीं। हाँ, कभी कभी धूम्रपान। धूम्रपान। अच्छा, कभी कभी ओकेजनली। कौन लेकर के आया आपको यहाँ? हमारी सिस्टर बराबर भेजती, तीसरी बार है। तीसरी बार है। हाँ। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर से शुरू कर देते नहीं, हैं? कभी इस बार मैंने बड़ी मैम को और जीजा जी की दोनों कसम खाई है, जीवन में सुरती के अलावा कोई नशा नहीं करूँगा। तो बार बार फिर कैसे क्यों आ रहे हैं आप? बार बार दोस्तों के संगत में हाँ। बहकावे में आते हैं। हाँ। घर बड़े घर का लड़का है, लोग बाबू बोल दिया, लोग बाबू फूल गए। पैसा कौन देता है आपको? पैसा को कमी नहीं, घर बहुत पैसा है। कौन देता है पैसा आपको? भतीजा है, भाई हैं। दे देते हैं पीने के लिए? हाँ। तो अब यहाँ से निकल के जाएंगे तो फिर पिएंगे? नहीं, यहीं रहेंगे सिस्टर के यहाँ। अच्छा, पटना घर नहीं जाएंगे? नहीं। अब सोच लिए हैं इस बार? हाँ। नहीं पीना है? नहीं पीना है। एक दिन में कितना पी लेते थे कि यहाँ आना पड़ा? नहीं, धीरे धीरे एक क्वार्टर लास्ट कर दिए, तो उस पर भी भेज दी। शुरू में सबसे ज्यादा एक बोतल पीते थे? हाँ। पूरा दिन पीते ही रहते थे कि सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक पीते हाँ, रहते थे। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, अब कुछ बदलाव लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है छोड़ के? हाँ। तो आप बहन के साथ रहेंगे? नहीं? हाँ, यही साहिबगंज रहेंगे सिस्टर के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामानंद सिंह है। हाँ, क्या नशा करते थे? मैं किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता था। हाँ। और मेरी उम्र 77 साल हो गई है। मैं टेलीफोन विभाग BSNL में यहाँ क्यों है? 40 साल नौकरी के लड़का भेजा है। किस लिए? अब पता नहीं, हम तो यही नहीं जानते हैं किस लिए हमको भेजा है। मैं पूजा हमेशा तीसरी बार मैं आया हूँ, और तीनों बार मंदिर में, मेरे मकान के ऊपर जो है मंदिर, यहाँ सुरन चौराहा। नशा नहीं करते थे तो क्यों आए हैं यहाँ? यही तो सबसे बड़ी वो है, किसी तरह से यही गुप्ता जी 3 बार हमको मंदिर से पकड़ करके लाए, मंदिर से। हमेशा पूजा करते समय 6-7 बजे मंदिर में पकड़ करके लाए। आपका क्या नशा है अंकल? मैं सिर्फ डॉक्टर अवंती कुमार सिंह, रेजिडेंट ऑफ विलेज भर्रो, गोरा तहसील, डिस्ट्रिक्ट। क्या नशा करते हैं? मैं कोई नशा नहीं, गोरखपुर में, दिल्ली में मेरा 3 बेटे हैं। यहाँ क्यों है? यहाँ मुझे बेटे को थप्पड़ मार दिया था, इसलिए हमको भेजा। अच्छा, हाँ, थप्पड़ मार दिया था। आगे की तरफ थोड़ा चलेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये लोग हैं, यहाँ पे रहने की पूरी व्यवस्था दी गई है। थोड़ा सा और आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये क्लासरूम है। अभी किस चीज़ का क्या चल रहा है यहाँ पे? पर्सनैलिटी की क्लास चल रही है। अच्छा, तो देख रहे हैं ये लोग शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र में मौजूद हैं, और आप देखेंगे हर उम्र के लोग यहाँ पे। 1-2 चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी कि हर उम्र के लोग आपको नज़र आएंगे, और बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों की कहानियाँ थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? क्या नशा करते हैं? स्मैक लेते हैं। इतना कहाँ, यहाँ पे कितने समय से हैं? 5 महीने से। 5 महीने हो गए। अच्छा, आप कितना समय हो गया सर यहाँ पे? जी मैडम, बैठ जाइए। मैं यहाँ 21 दिन से हूँ। 21 दिन से। किस चीज़ का नशे के लिए आए थे? मैम, मैं लिख कर लेता था, वो शादी का माहौल था, उसमें मैंने ले लिया। मैं बराबर का एडिक्ट नहीं रहा। तो यहाँ पे कैसे पहुँच गए? मैडम, घर पे कुछ झगड़ा हुआ परिवार में। अच्छा, बच्चों ने कॉल किया, 112 नंबर की गाड़ी गई पुलिस की, उसके बाद मुझे यहाँ रिहाब में पहुँचाया।
अपनी अपनी कहानियां हैं लोगों की, और ये आप देख रहे हैं पीडी की क्लास, और ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास कहूँगी, थेरेपी के क्लास कहूँगी, काउंसलिंग के क्लास कहूँगी। कुछ आपको बता दूं कि डेटा भी दिया गया है कि आज क्या खाना मिलेगा। जी, ये जो पेशेंट नए आते हैं तो उनको हम यहाँ रखते हैं, तो जो बाहर से वो बहुत ज़्यादा नशा करते रहते हैं तो वो यहाँ पर बिल्कुल का नशा बंद हो जाता है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, विड्रॉल्स आते हैं, तो उसमें उनको प्रॉपर केयर में रखना पड़ता है। 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। 24 घंटे के लिए आप यहाँ पे 24 घंटे के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए। 10 दिन के हाँ, लिए। अच्छा, 10 दिन वो ऑब्जर्वेशन। अलग ट्रीटमेंट होता है 10 दिन में? हाँ, इनको मेडिसिन प्रॉपर दी जाती है, इनको ध्यान रखा जाता है कि इनको स्ट्रोक ना आए, क्योंकि जो भी ये हाई डोज का नशा लेते हैं सब कुछ इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, तो बॉडी रिएक्ट करती है, तो उस केस में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, सिवरिंग ना हो या फिर इनको फिट्स ना आए, तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखा था, मेडिसिन दी जाती है और साथ में केयर प्रॉपर रखते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ तो एग्रेसिव बिहेवियर होगा, कुछ को बीमारी का सामना, कैसे कंट्रोल? मेडिसिन स्टार्टिंग फेज में मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं। जनरली कैसे रिएक्ट करते हैं ये लोग? ये इनको कुछ लोग ऐसे हैं कि बेड पे ही टॉयलेट बाथरूम कर देते हैं, एग्रेसिव होकर भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, या फिर स्ट्रोक आने लगते हैं, इनको फीट्स आते हैं, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है जो होते हैं। तो ये मान लिया जाए कि 10 दिन में ठीक हो जाएंगे तो फिर तब 10 जाके फिर ये फैमिली में आते हैं, तब ये रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह उठेंगे, योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग क्लासेस। 10 दिन तक इनको बिल्कुल रिलैक्स रखा आता है, खाना भी इनको यहीं ला के खिलाया जाता है, इनको केयर रखा आता है। बाहर से आते हैं तो कुछ उसके लिए भी प्रोसीजर होता है कि बाहर से आने के बाद किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रखना होता है? हाँ, सबसे पहले तो बाहर से जैसे ही पेशेंट आते हैं उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, ताकि ये पता चले कि कोई भी पेशेंट HIV इन्फेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ HIV के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इंजेक्ट लगाते हैं, तो हम पहले ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। हाँ, तो पहले उनको आइसोलेट रखते हैं, जब रिपोर्ट आ जाता है तब फिर उनको मतलब प्रॉपर, अगर कोई पेशेंट HIV है तो उसको तुरंत हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, उनको नहीं रखते। नहीं, HIV पेशेंट्स को नहीं रखते। ये VIP रूम है, किस तरह का AC लगा है और थोड़ी फैसिलिटीज़ है, तो वैसे तो हम गार्जियन को पहले समझाते हैं कि पेशेंट्स को VIP में ना रखें, क्योंकि ऐसे पेशेंट को डाउन टू अर्थ आना बहुत ज़रूरी है, और उनको जब तक वो रियलाइज़ नहीं करेंगे चीज़ों को, जब तक वो ज़मीन पे नहीं आएंगे तब तक नशा नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ गार्जियन होते हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चों को थोड़ा सुविधा में रखा जाए, तो उनके लिए ये है। तो ये सिर्फ सोने के लिए VIP ट्रीटमेंट है कि बाहर खाना और जैसी? केवल सोने के लिए और खाने के लिए, बाकी ट्रीटमेंट सेम है। ट्रीटमेंट में हमने कोई चेंज नहीं किया है। गार्जियन के बहुत रिक्वेस्ट पे, बहुत ज़्यादा कहने, क्योंकि बहुत समाज के बहुत उच्च वर्ग के लोग भी हमारे पास हैं, बहुत हाई क्लास लोग हैं, तो वो लोग AC में के बिना नहीं सो सकते हैं, रह ही नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो एक मजबूरी है जो करना पड़ा इस सेगमेंट को। लेकिन एक एडिक्ट को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक एडिक्ट को एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही सुधारा जा सकता है।